चौपाल देखने वाला सबला दर्शकाने राम राम सा। भाई आज चौपाल में आपा चर्चा करांगा वर्तमान समय में आयुर्वेद। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जिसमें विज्ञान, कला और दर्शन को मिश्रण किया जावे है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो अच्छी तरह से सही हो सके है आयुर्वेद के जरिए। आयुर्वेद को उद्देश्य ही यह है कि व्यक्ति ने निरोगी रखे या अगर कोई व्यक्ति ने रोग है तो भी ने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे। और कहो जावे है कि भाई जो धन्वंतरी जी हाँ वो अपना आयुर्वेद का जनक यानी भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद चिकित्सा शुरू करी ही और भगवान विष्णु का अवतार किया जावे है। आज आप वर्तमान में जो चर्चा करने वाले हैं कि अपना कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारी परेशानी है, बी में आयुर्वेद किया सफल तरीके से यानी कारगर सिद्ध हो सके है। और चर्चा करवा के लिए आपने साथ पधारे हैं डॉक्टर करण सिंह जी जो कि वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं। और करण जी को स्वागत करा। डॉक्टर साहब था को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। डॉक्टर साहब जी हाँ कि वर्तमान समय में आयुर्वेद बहुत ज़्यादा सफल तरीका से कारगर हो रहे है कि घर घर में आयुष्मान जो मंत्रालय के द्वारा जो कार्डो बनाया गया है बीको भी बनावो हो रहे है और बिना लेर लोग ठीक भी हो रहे हैं। आप इन सब बातों पर चर्चा करांगा। और सबसे पहले आपसे आई पूछना चाहा कि भाई जो आयुर्वेद है वो क्या है, एक बार एक विस्तार से वर्णन हो जाए कि इको उपयोग कब से हुई हो, इको इतिहास के है या इन्हें आप परिभाषित किया कर सका। देखिए कि आयुर्वेद जो है वो एक आयु का पूरा विज्ञान है जी। और चरक संहिता जो हमारा शास्त्र है उन्होंने अपने प्रथम अध्याय में भी दीर्घ आयु की कामना की है। मतलब इसकी जो रचना भी हुई है वो अपने दीर्घ आयु के लिए हुई है कि इंसान अपने चारों पुरुषार्थ हैं जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वो उसकी पूर्ति कर सके, इसके लिए उन्होंने दीर्घ आयु की कामना के लिए शास्त्र किया है। अब आयु की परिभाषा है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगोधारी जीवितम। मतलब अगर शरीर, इंद्रिय और मन, आत्मा इनका अगर संयोग है तो ही आयु है, अगर इनका संयोग नहीं है तो वो आयु नहीं है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके कामना के लिए आयुर्वेद, वेद का मतलब है पूरा शास्त्र है और ये अपन को जीवन जीना भी सिखाता है और इसमें व्याधि से कैसे बचना है वो भी शास्त्र में है। तो पापा यूँ कह सका जो आयुर्वेद है आपने जीवन जीवा की कला सिखावे है, इका नियम कायदा है जिन्हें अगर आप अपना लिया तो आपनो जीवन स्वस्थ में जीवन हो सके है, खुशहाल जीवन हो सके है। जहाँ कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो अपना शरीर है, इंद्रिय है, मन है, चित्त है, आत्मा है, सब प्रसन्न हो जावे है अगर आयुर्वेद का नियम कायदा से आपनो जीवन जीवा। हाँ, आयुर्वेद को डॉक्टर साहब अर्थ भी आई है कि जो अपनी आयु है बिना आपा बढ़ा सका, यानी यूँ कह सका कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो स्वस्थ ही बनो रहे, वो रोगी नहीं हो और अपनी जो आयु है पूर्ण आयु भी ने प्राप्त हो जाए है। डॉक्टर साहब मानो जावे है कि आयुर्वेद में कहो जावे कि अगर आपने कोई भी परेशानी हो तो वो वात, पित्त और कफ से संबंधित हो सके है। आ कितनी सही तक सही है? देखिए शरीर का जो आयुर्वेद में ये लिखा है कि शरीर के जो मुख्य स्तंभ है वो वात, पित्त, कफ है। ठीक है। और यही जो 3 वात, पित्त, कफ है ये धातु को दूषित भी करते हैं। मतलब शरीर के जो धातु को दूषित करते हैं इनको त्रिदोष भी कहा है जी। तो सारी जो शरीर में व्याधि और बीमारियां होती है वो इन्हीं वात, पित्त, कफ की वजह से होती है। जब ये सम अवस्था में रहते हैं तो वो स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जब ये विषम अवस्था में रहते हैं तो अपन को व्याधि होती है। अब जैसे अगर और वात से 80 प्रकार की व्याधि बताई है चला हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, पित्त से 40 प्रकार की बीमारियां बताई हैं और कफ से 20 प्रकार की बीमारियां बताई हैं। और ये वात, पित्त, कफ है क्या? आप जानते हैं कि शरीर अपना जो है पंचभौतिक है, 5 महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन 5 महाभूतों से ही अपने ये जो वात, पित्त, कफ त्रिदोष है इनकी उत्पत्ति हुई है। तो वात, पित्त, कफ ये शरीर का स्तंभ है और इनके मिसबैलेंस होने से ये मतलब बीमारी पैदा करते हैं। जी। अगर वात और पित्त और कफ में से कोई सो भी ऊपर नीचे होए तो अपने शरीर में कोई भी बीमारी हो सके है। जब इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वात, पित्त और कफ की समानता रहनी चाहिए, शरीर में बराबरी रहनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब आप ऐसा क्या करा कि आपने तीनों चीज़ें बराबर से चलती रहें कि मतलब इनमें कभी उलट फेर नहीं हो या ऊपर नीचे नहीं हो ये सब चीज़ें? इसके लिए हमें सम्यक आहार विहार और जो ऋतु चल रही है, देश है, काल है, उसके अनुसार हमें अपनी दिनचर्या को ढालना पड़ेगा। इसके अनुसार ही हम इन दोषों को सम अवस्था में रख सकते हैं। जैसे आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है कि अगर सम दोष, मतलब ये जो तीनों दोष अग्नि, सम धातु और मल और क्रिया, ये अगर समान अवस्था में रहेंगे तो ही अपन स्वस्थ हैं, नहीं तो अपन
बीमारी से ग्रसित रहेंगे। जी हाँ, तो मतलब आपनो पेट भी सही रहना चाहिए और सारी क्रिया आपने पेट से जुड़ेली है। जी हाँ, आपने बताया कि अगर आप नियम कायदा से रहे वहाँ तो आपनो शरीर स्वस्थ रह सके। तो आयुर्वेद में जो नियम है जिसे आप हमेशा स्वस्थ रह सका, वो कौन कौन सा नियम है? आयुर्वेद, सही बात तो यह है कि आयुर्वेद पूरा अपन को अपने को मतलब नेचर से कोरिलेट करता है। अपन को नेचर की रिदम से चलना है। मतलब आयुर्वेद में कहा ब्रह्म मुहूर्त है उत्तिष्ठित है, मतलब जब सूर्य उदय होता है उस टाइम आप उठ जाइए। उठ जाना चाहिए। दैनिक नित्य कर्म सोच वोच करके स्नान करके व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम के लिए भी कहा कि अपने जो शरीर का बल है उससे आधे बल का व्यायाम करें, नित्य करें, योग प्राणायाम करें। अगर इस तरह से अपन अपनी दिनचर्या लगातार रखेंगे तो शायद अपन कभी बीमारियां अपने पास नहीं आएगी। जी, तो मतलब यूँ कह सका कि अगर आप सही तरीके से अपनी दिनचर्या रखा कि मतलब प्रातः काल में जब आपने प्रकृति के साथ साथ उठना है, जिया बताया प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। सुबह सूरज उठने से पहले आपने उठ जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नियमित रूप से आपने वर्जिश भी करनी चाहिए, मालिश भी करनी चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए। आपनो भोजन जो 3 समय को है बिने भी समय समय पर अगर आप लेवा तो आपनो शरीर स्वस्थ रह सके है। और शाम ने भी आप जितना जल्दी हो सके सो जावा, जी हाँ, रात ने जल्दी सो और सुबह जल्दी उठने की प्रक्रिया है, तो आ सबसे आपनो जीवन सही हो सके है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो किया काम करे है, बी का तरीका क्या है कि अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो बिना को इलाज किया हो सके है? आयुर्वेद में चिकित्सा 3 तरह की चिकित्सा बताई है। जी। एक है युक्ति व्यापाश्रय, एक है सत्वाजय और एक देवी व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय में अपन चिकित्सा करते हैं औषधियों से। सत्वाजय में करते हैं अपन ध्यान तप मन से साइकोलॉजिकल। और देवप्राश्रय चिकित्सा बता रखी है। इसमें भी चिकित्सा बता रखी है समन और शोधन। समन चिकित्सा अपने द्रव्य से होती है और शोधन चिकित्सा होती है जो पंचकर्म चिकित्सा है। वर्तमान में पंचकर्म चिकित्सा बहुत ही प्रचलित हो रही है। इसके अलावा इससे अपन मतलब बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। पंचकर्म चिकित्सा के फायदे कई हैं। उसमें शरीर का शोधन होता है, जैसे आभ्यंतर शोधन करते हैं। जैसे कफ है, कफ अपने शरीर के ऊर्ध्व भाग में रहता है। पित्त है शरीर के मध्य भाग में, वात। इसके लिए वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती, नस्य कर्म, ये पूरे उसमें बता रखे हैं। और इसकी जो आप महत्ता बताई है शास्त्रों में, ये बताई है कि अगर अपन को कपड़े पे कोई नया कलर चढ़ाना है तो अब कपड़ा गंदा होगा तो चढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। उसको पहले अपन को एक प्रोसेस से साफ करेंगे, उसके बाद ही उस पर कलर चढ़ाएंगे तो वो कलर भी अच्छा लगेगा और साफ भी चढ़ेगा। ऐसे ही शास्त्रों में बताया रखा है कि जब अपन शोधन क्रिया करते हैं, पंचकर्म करते हैं, तो उससे अपने शरीर की शुद्धि अच्छे से होती है। उसके बाद अपन कोई द्रव्य लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो उससे निस्संदेह बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जी, तो आप यूँ कह सका कि अगर कोई भी परेशानी है तो भी जड़ से आपने ख़त्म करना चाहिए और वो एक तरीका से चलना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आप चला तो अपनी सारी परेशानी दूर बिल्कुल हो जड़ से सके। खत्म हो सकती और जो है। पंच तत्व की आप बात कर रहे हैं, जो पंचकर्म है भी की बात कर रहे हैं, तो भी में सबसे पहले के आवे हैं? पंचकर्म में देखो, इसमें है कि पहले आते पूर्व कर्म, पश्चात कर्म और जो मेन पंचकर्म है। जी। पंचकर्म में मेन आते हैं वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती, नस्य कर्म। और आचार्य सुश्रुत चूंकि वो शल्य प्रदान थे तो उन्होंने रक्त मोक्षण का लिखा है। तो वमन कर्म ये है मुख्यतः कफ की बीमारियों के लिए। जो कफ के 20 प्रकार की बीमारियां बताई है उसके लिए मुख्यतः वमन कर्म करते हैं, जिससे ऊर्ध्व जो कफ के है उससे ऊर्ध्व शोधन होता है और कफ की बीमारियां शांत होती है। द्वितीय है विरेचन, वो पित्त की बीमारियों के लिए है। तो उसके भी एक थेरेपेटिक प्रोसेस है पूरा। 7 दिन तक स्नेहपान करवाते हैं मेडिकेटेड घी से। और आभ्यंतर स्नेह होने से जितने भी दोष होते हैं, ये जो त्रिदोष हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसको 1 दिन स्वेदन करवाते हैं। उसके बाद द्रव्य से उसको विरेचन करवाते हैं, जिससे वो दोष पित्त और वो सब शरीर से बाहर निकल जाए। और वात व्याधियों के लिए मुख्यतः अनुवासन और आस्थापन बस्ती लगाते हैं। और रक्त विकारों के लिए रक्त मोक्षण करते हैं। जी, डॉक्टर साहब सब समझे हैं कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है, इन्हें अपनाना चाहिए, लेकिन जब तक लोगों ने इसका लाभ नहीं पता चलेगा कि आपने शरीर के लिए आयुर्वेद किया सही है तो लोग इन्हें अपनावे नहीं है, कम कर देवे हैं। तो आपसे आई जानना चाहें कि भाई जो आयुर्वेद चिकित्सा है भी का लाभ एक व्यक्ति ने के हो सके हैं?
आयुर्वेद चिकित्सा के लाभ तो आप जब जो चिकित्सा लेते हैं इसके वास्तव में चमत्कारिक प्रभाव आते हैं जो इसको लेते हैं। आज के एक्चुअल में आयुर्वेद का क्या है कि आम जनता में अवेयरनेस कम है। जी जी। जो इनको जानते हैं वो तो लेते हैं, इनके लाभ से परिचित भी हैं, और जो अवेयरनेस कम, इस वजह से ये आम जनता में प्रचलित कम है, अभी ज़्यादा हुई है। इसको लेने से आपके एक तो सामान्य व्याधि क्षमत्व जो शरीर का है वो अच्छा रहता है, और एक बात ये भी है कि कहो जावे कि भाई चिकित्सा अगर अपन आयुर्वेद की ले रहे हैं, अगर आपने कोई सी भी परेशानी है, खांसी हो गई, जुकाम हो गई, या आप बुखार की ही बात कर लिया, या अपना दर्द की बात कर लिया, शरीर में कोई कमी की बात कर लिया, खून की कमी की बात कर लिया, तो आयुर्वेद के जरिए जो सटीक इलाज आपने मिला है वो अपनी परेशानी ने जड़ से ख़त्म करते हैं, और आपने फिर भविष्य में वो परेशानी कभी हो ही नहीं है। तो ऐसो यही आप फायदो ही मान सका कि अगर आपने कोई परेशानी है तो आयुर्वेद ने अगर आप अपना लिया तो आपकी सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाए, और भविष्य में वो परेशानी होने का चांस बहुत कम हो जावे हैं। इसलिए भाई आयुर्वेद ने अपनाना चाहिए, और अपना घरेलू नुस्खा भी बहुत सारा है जिसकी आप आगे चर्चा करांगा। और अभी बात करा कि वर्तमान समय में जैसे कोरोना काल चल रहे हो है, ऐसे में आयुर्वेद कितनो फायदो हो सके। एक्चुअल में जो कोरोना वायरस है उसके शरीर का व्याधि क्षमत्व है, जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो रही है। इसके लिए हमारे आचार्य ने चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय में रसायन चिकित्सा के नाम से पूरा एक अध्याय लिखा है। उस अध्याय में मतलब वो रसायन जो आप एक तरह से इम्यूनोलॉजी का कह सकते हैं, जो वो उसके चिकित्सा में जितनी भी औषधियाँ बताई है वो सारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसमें मुख्यतः गिलोय है, हरितकी है, हरितकी अपना बहुत बढ़िया रसायन है, आमल की है, आंवला है, या आमल की के तो लिखा है वही स्थापन, ये तो मतलब जरा एजिंग को भी रोकता है, और सारे योग में आंवला का प्रमुख कंटेंट है उसमें। जी जी। उसमें अलावा गिलोय, आंवला, हरितकी, बल्लातक रसायन, च्यवनप्राश। तो कोरोना में जो है व्याधि क्षमत्व कम हो रहा है, इसके लिए अपन को व्याधि क्षमत्व बढ़ाना पड़ेगा। व्याधि क्षमत्व दो तरह से बढ़ता है, एक्वायर्ड होता है या नेचुरल होता है। एक्वायर्ड जिसमें हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन से बढ़ाते हैं, वैक्सीन तो अभी है नहीं, तो अपन को जो इम्यूनिटी बढ़ानी है जी, वो आयुर्वेद से ही बढ़ेगी, और आयुर्वेद के रसायन द्रव्य से बढ़ेगी, जिसमें मुख्यतः गिलोय है, और अभी तो खूब रिसर्च भी हो रहे हैं इस पर, और अभी इनके पॉजिटिव रिजल्ट आए भी हैं। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि अभी कोरोना है, जब तक आप रसायन औषधियों का सेवन करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। जी, अपने शरीर की आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता है बिना आपने बढ़ाना होगा, जिससे आप ना कोई बीमारी ले ही ना, क्योंकि जो कोरोना वायरस है अगर आपने शरीर स्वस्थ है तो इतना ज़्यादा असर आपने शरीर में नहीं करेगा, और आपकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब जी, यहाँ की आयुष मंत्रालय का जरिए जो एक आयुष्मान कार्डो निकालो गया है, वो अभी लोग बहुत ज़्यादा काम में ले रहे हैं, और बोले जा रहे हैं कि भाई आपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता काढ़ा से बढ़ सके है, तो कहीं भी काढ़ा ने आप घर में भी बना सका है। देखिए, आयुष मंत्रालय ने इतना आसान द्रव्य बताए हैं जो हर घर के किचन में मिल जाएंगे जी। इन्होंने मुख्यतः सौंठ, काली मिर्च, पीपल और तुलसी, ये लगभग सब घर में मिल जाते हैं। और आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है वो इतनी सामान्य की है, सस्ती की है, और आम आदमी की पहुंच की है, जो उनके रसोई से मिल जाए। तो इसका काढ़ा तो आप अवश्य घर में बैठ के बना के सबको पिलाएं, आराम रहेगा इससे, और इम्यूनिटी बूस्टर। इसके साथ आप गिलोय है, गिलोय घर घर में उगती है, तुलसी है उगती है, इसका सेवन नित्य सेवन करना चाहिए। साथ में हल्दी वाला दूध, जिन्हें गोल्डन मिल्क बताया, ये आप अवश्य लें। इससे कोरोना वायरस में आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। साथ में एक और प्रयोग बताया है, डेली नाक में नस से लेना, मतलब आप तेल की 2-2 बूंद नाक में डेली डालें। उससे भी आपके क्या है कि जब तेल का ये है कि तेल अपना आप में बेस्ट प्रिजर्वेटिव है, इसमें कोई बैक्टीरियल फंगल ग्रो नहीं करता, ये अपना में प्रिजर्वेटिव भी है। तो आप अपने नाक पे डेली नाक से की तरह 2-2 बूंद डालें, इससे आप प्रिवेंट रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें? बिल्कुल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, जो भी अपने घर पे मिल जाए बिना आप ले सका। भाई जी, कि आपने काढ़ा की बात हुई है, हर घर में तुलसी है, काली मिर्च होवे है, पीपल होवे है, सौंठ होवे है, अदरक है, अजवाइन भी डॉक्टर साहब आप में इस्तेमाल कर सका, थोड़ी सी गर्म होवे। हाँ, अजवाइन कर सकते हैं, लेकिन आयुष मंत्रालय ने 4 चीजें दी हैं। एक बार फिर दोहरा दें आपने दर्शकों के लिए, कौन कौन सी चीजें हैं? सौंठ, सौंठ, काली मिर्च जी,
पीपल और तुलसी। तुलसी, सौंठ, काली मिर्ची, पीपल और तुलसी ई को आप बराबर मिश्रण में बांटकर आपना सुबह शाम अगर उबाल के लेवा 20 तो से 30 आपना ml। हाँ, तो आपना जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी अपने शरीर में जो रोगा से लड़वा की ताकत है वो बढ़ जाएगी और आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ांगा। अब आप घर में ही बना सका तो कोई चिंता की बात नहीं और सारी चीज़ अपना घर में है तो आप आसानी से बिने ले सका। हाँ डॉक्टर साहब, जब मौसम परिवर्तन हुए है, अभी तो कोरोना काल चल रहे हो लेकिन कभी सर्दी हो जावे है, कभी गर्मी हो जावे है, कभी बारिश को भी सीजन आवे है, तो ऐसे में काई आ काढ़ो भी फायदेमंद हो सके। बिल्कुल, यह तो जब भी मौसम परिवर्तन होता है उस समय इसका उपयोग करना ही चाहिए जी, क्योंकि उस समय शरीर मौसम चेंज हो रहा है और शरीर मौसम के अनुसार रिदम में सेट होने में, एडजस्ट होने में शरीर का जो आंतरिक जो बल है वो कमजोर हो जाए। तब क्या है कि जब ये बैक्टीरियल वायरल है ये आसानी से मतलब शरीर को बीमार कर लेते हैं। इसके लिए ये ऋतु संधि, इसको ऋतु संधि काल बोलते हैं हमारे आयुर्वेद में, ये जब भी होवे उस समय आपको ये काढ़ा पीना ही है। मतलब 14 दिन का ऋतु संधि काल माना है हमारे, 6 ऋतुएं मानी है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। तो हर एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जब वो ऋतु संधि काल है वो 14 दिन का माना, 7 दिन पिछली ऋतु का, 7 दिन तो उस टाइम में ये काढ़ा अवश्य पिए तो हर सीजन में आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ, क्योंकि यही कहा जावे कि भाई आती जाती सर्दी है, आती जाती गर्मी है तो ज़्यादा परेशान करा है। एक बार भी में आपनो शरीर ढल जाए तो फिर इतनी परेशानी नहीं हो। तो जी हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप काढ़ो अपना हर जो ऋतु है भीमे काम कर सके तो आप ले सका। डॉक्टर साहब, एक सवाल आवे है कि भाई अपना भारतीय लोग जो भी हैं कि इन्हें चाय पीवा की बीमारी है, क्योंकि कहे जावे कि भाई चाय परेशान कर सके है, तकलीफ देवे है, लेकिन आप जो जितनी सारी चीज़ें आपने काढ़ा में बताई हैं वो सब अगर आप चाय में डाल पी लिया तो अपना चाय का फायदा दुगना हो सके हैं। बिल्कुल, तो आप चाय में डाल के इसको ले सकते हैं। साथ में मैं तो ये कह रहा हूँ जहाँ घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो साथ में अर्जुन छाल भी इमें डाल सके हैं। डॉक्टर साहब, जब आपने बड़ा बुजुर्गा की बात करी है तो आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया कि भाई एक तो है ही कि बोलियो भी जा रहे हो कि या तो छोटा बच्चा या बड़ा बुजुर्गा ने जल्दी से बीमारी घेर लेवे है, तो बड़ा बुजुर्गा में कोरोना हुआ का भी लक्षण बढ़ सके हैं, तो ऐसे में बड़ा बुजुर्गा की देखभाल किया करा और ईंट में काढ़ों की मात्रा कितनी कितनी आपने देनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों को तो ऐसा है कि जो अपने घर में ओल्ड एज हैं उनके व्याधि क्षमता, इम्यूनिटी पावर बहुत कम रहती है, कम हो जावे, सारे उनके जो धातुओं की पुष्टि है वो भी कम हो जाती है। कुछ बीमारियां जो हैं वृद्धावस्था जन्य होती है तो उस वजह से भी उनका ठीक से पाचन नहीं हो पाना, उनका शरीर में न्यूट्रिशन पूरा मिल नहीं पाना, इंटेस्टाइनल बाउल की जो मूवमेंट होती है हाथों की वो कम हो जाती है। तो उस वजह से उनको नियमित मात्रा में 10 से 20 ml काढ़ा आप अवश्य दें और उनकी बरोबर ये खासकर सर्दियों में तो उनकी देखभाल अवश्य करें, पूरी करनी चाहिए क्योंकि सर्दियां हैं जो वो ओल्ड एज वालों के लिए बहुत ही तकलीफ हो सके है कि बिना आपने शरीर में भी दर्द भी हो सके। डॉक्टर साहब, एक परेशानी हुए कि बहुत नींद बहुत कम आवे बड़ा बुजुर्गा ने, कई बार शरीर का अंगा में दर्द भी हो जावे है, तो ई के लिए क्या आपने उपाय करना चाहिए। जब ऐसा है कि बढ़ती उम्र बुजुर्गों को नींद की तो कमी रहती है, इसके लिए अपना हमारा आयुर्वेद में जटामासी जो एक द्रव्य है उसका चूर्ण दे सकते हैं 1 से 3 ग्राम, वो बढ़िया काम करती है। सर्पगंधा है उसकी डोज कम होती है, वो दे सकते हैं। और अभ्यंग मालिश जरूर करें बुजुर्ग, उनके जो हाथ पैरों में जो दर्द होता है, हमारे आयुर्वेद में बताते हैं कि वात जो है वायु है वो उसका एक प्रॉपर्टी होती है शीत गुण, और सर्दियों में भी ठंड रहती है, उस शीत गुण की वजह से वो वायु है वो बढ़ जाती है और वायु की जो मेन प्रॉपर्टी है वो है पेन करना, इसलिए सर्दियों में वो पेन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके लिए स्निग्ध तेल जो है, स्निग्ध चिकित्सा बता रखी है, तो उष्ण तेल की, हल्के से गर्म तेल की उनके हाथों पे पैरों पे मालिश करना जरूरी है, तो भी ने आराम भी मिल सके है। पाचन की समस्या भी होवे है। हाँ, बुजुर्गों को ये समस्या बड़ी भी आम है, तो उनको हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए है। कुछ द्रव्य हैं जैसे खाने से पहले हल्का थोड़ा सा अदरक दें तो उससे भूख भी बढ़ेगी। अच्छा। खाने के बाद हमारे एक द्रव्य मतलब ड्रग है अजमोदाती चूर्ण, तो वो भी दें तो उनसे खाना समय समय पर पच जाएगा। शाम को अगर कब्ज की शिकायत है तो शाम को थोड़ा इसबगोल ले सकते हैं, नहीं तो हरित का हरडे चूर्ण आता है वो लें तो उनको भी विबंध में आराम मिलेगा।
तो उनका अगर शरीर थोड़ा अगर मतलब गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ये सारी अगर चीज़ें उनको आराम मिलेगी तो शरीर उनका स्वस्थ रहेगा और सही तरीके से काम भी करेगा और मन भी बिल्कुल प्रसन्न हो सके। तो भाई और ये भी कहा जावे है कि भाई अगर प्रसन्न आपको मन है, चित्त प्रसन्न है, तो भी आप स्वस्थ रह सको, आपने परेशानी कम होवे। डॉक्टर साहब एक बात आवे है कि भाई वर्तमान समय में लोग ज़्यादातर एलोपैथी की तरफ जावे हैं, बोले कि भाई जल्दी से आराम मिल जावे, आपने जुकाम होए तो आप एक गोली ले लिया और आधा एक घंटा में आपनी नाक बहनी बंद हो जावे है, बुखार होए तो आप गोली ले लिया। तो कहीं आयुर्वेद के साथ साथ आप एलोपैथी को इलाज भी ले सका, दोनों साथ साथ चल सके? दोनों साथ साथ चल सकते हैं। दोनों पैथी का मतलब फायदे भी हैं, खुद के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, तो साथ साथ में ले भी सकते हैं। इसकी चिकित्सा अलग है, उसकी चिकित्सा अलग है, बस थोड़ा दवाइयों में थोड़ा अंतराल रहे, यूं है। मतलब अपन फर्क कर सका, थोड़ी थोड़ी देर में ले सका, तो बी से परेशानी नहीं हो। क्योंकि आपने जिया कि आयुर्वेद की बात है तो घरेलू चीज़ों को इस्तेमाल हो रहे हो तो इतनी ज़्यादा आपने परेशानी नहीं होगी, तो दोनों ने आपस साथ साथ भी ले सका। एक बात आवे है कि भाई आयुर्वेद का नुकसान कौन कौन सा हो सके हैं? अगर आप जैसे इन चीज़ों को ज़्यादा सेवन कर लिया तो शरीर में ज़्यादा गर्मी तो नहीं हो जाएगी, या कोई ने नक्सीर आबा की परेशानी है तो ज़्यादा नक्सीर तो नहीं आने लग जाएगी, या महिलाओं के लिए नुकसानदेह हो सके हैं? देखिए आयुर्वेद की दवाइयाँ नुकसानदेह नहीं है, बस सही मात्रा पूर्वक, सही विधि से और सही समय से ली जाए तो। आयुर्वेद की दवाएं नुकसान कब करती है? जब आप आयुर्वेदिक दवाओं को आहार की तरह लेने लग जाए, बिना मतलब किसी डॉक्टर की सलाह से, अविधि से। मतलब इसके भी लेने के एक प्रॉपर तरीके हैं। कोई दवाई जिस किसके साथ लेनी है, मतलब औषधि तो औषधि होती है, ड्रग को ड्रग के तरीके से लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से अगर अपन सही विधि से, सही मात्रा में और सही समय पर और चिकित्सक की देख रेख में लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात कही आपने कि हर चीज़ का कोई ना कोई नियम कायदा हुए हैं। दवाई ने अगर आप दवाई की तरह ही सेवन करा तो ज़्यादा फायदा हो सके, बिना आप खाने की तरह, रोटी की तरह अगर चबा जाए तो फिर वो नुकसान नहीं करेगी। तो आपने शरीर में गर्मी भी होगी और कई परेशानी भी होंगी, त्वचा संबंधी रोग भी हो जाएंगे। लेकिन अगर सही तरीका से ली जाए तो कोई परेशानी नहीं है। और जहाँ कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई खुद ना चिकित्सक नहीं बनना है, अगर आपने कोई भी परेशानी है तो तुरंत चिकित्सा के पास जाके आपने सलाह लेनी चाहिए, और वो जो भी दवाई बताएं, जी तरीका से बताएं, वो आप लेर ठीक हो सका। हाँ डॉक्टर साहब, एक तो आयुर्वेद को इलाज बहुत लंबो चले है, तो लोगों में इन्हें इस्तेमाल करवा में थोड़ी सी झिझक होए कि भाई इतनी छोटी सी बीमारी है, इतनी लंबी खिंच जाएगी, तो आप फिर क्यों लेवा, कोई चीज़ और क्यों नहीं इस्तेमाल करा? देखिए सही बात तो यह है कि आयुर्वेद का इलाज लंबा नहीं है। हमारे पास मरीज बहुत कम चांस है कि वो हमारे पास सीधा बीमारी होते ही हमारे पास आएगा। वो मतलब सब जगह से घूम फिर के लास्ट में जब कहीं फर्क नहीं पड़ेगा तब आयुर्वेद की तरफ, तब आयुर्वेद के चलो एक बार आयुर्वेद लेके देख लेते हैं। तो उस समय क्या होता है कि उनकी जो व्याधि बीमारी होती है उसका बल इतना बढ़ जाता है कि आयुर्वेद को उसको व्याधि को ठीक करने में काफ़ी समय लग जाए। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में नहीं है। हमारे सुश्रुत में जैसे शस्त्र कर्म, अग्नि कर्म है, क्षार कर्म है, तुरंत फायदा देते हैं। और कई औषधियाँ भी ऐसी हैं जो तुरंत फायदा करती है। अगर व्याधि का जो बल है वो अगर बढ़ा नहीं है तो बिल्कुल तुरंत फायदा करेगी। हमारे पास पेशेंट आता भी तब है जब वो मतलब उस व्याधि को वो पीक पॉइंट पे सब जगह से घूम लिया, मतलब वो ठीक हो ही नहीं था। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो। सबके साथ ही ये परेशानी है कि भाई हम सारी दुनिया में घूम लेवागा, फिर आपने लगेगा भाई एक बार घरेलू नुस्खा, एक बार आयुर्वेद को भी आपा इलाज ले लिया तो शायद आपा ठीक हो सका। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में अभी तक सर्जरी नहीं हो करी, लेकिन माने जा रहे हैं कि पढ़ाई हो करी, लेकिन अब इन्हें मान्यता मिल गई है। तो कौन कौन सी सर्जरी, अगर कोई व्यक्ति, कोई रोगी है, बिना इलाज कराना है या कोई सर्जरी करानी है, तो वो कौन कौन सी आयुर्वेद के जरिए हो सके हैं? देखिए कि आयुर्वेद में सर्जरी पहले संस्थाओं में होती थी, इंस्टीट्यूशनल जहाँ है, जहाँ हमारे BMS की MS की जहाँ पढ़ाई करवाते हैं वहाँ सर्जरी होती थी। जी जी। अब 20 नवंबर के आसपास गजट नोटिफिकेशन निकाल के भारत सरकार ने आयुर्वेद के जो MS डॉक्टर हैं उनको कानूनी वैधानिकता दे दी है। 58 तरह की सर्जरी की परमिशन दे दी है। और इससे पहले भी हमारे सर्जरी होती थी, जैसे पाइल्स आर्ट्स की है, बगंदर की है,
सफल सर्जरी होती थी। और इसमें मतलब अब तो सब जगह हो ही रही है। अब इनकी सर्जरी की मान्यता देने के बाद भी हाँ देखते हैं आयुर्वेद विकास करेगा, भारत जी सरकार ने बिल्कुल। दी है। और एक भी अगर कोई सर्जरी सफल भी हो जाए तो लोगों को मनोबल भी बढ़ेगा और लोग इसी की तरफ रुझान भी बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। कि आप आयुर्वेद ने ही इस्तेमाल करा। डॉक्टर साहब आप बार बार बात करी कोरोना की, लेकिन कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अपना बड़ा बुजुर्ग ही नहीं अपना टाबरा में भी हो सके हैं, अपना युवा शक्ति में भी हो सके हैं, बहुत सारी परेशानियां हुए हैं। तो कहीं आम दिनचर्या में भी आयुर्वेद को इस्तेमाल कर कर आप बाकी बीमारी से बच सका है। देखिए कि मतलब आयुर्वेद जीने का तरीका सिखाता है। जी इसमें इसके उद्देश्य जो हैं वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। मतलब आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है वो है कि आदमी स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए। फिर दूसरा उद्देश्य आतुर से विकार प्रशमन, मतलब जो बीमार है बीमारी का इलाज कैसे करना है। हाँ तो ये पूरा शास्त्र मतलब स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए रचित है। रचित है। तो इसके लिए हमारे चिकित्सा स्थान में रसायन प्रकरण में जो भी ड्रग औषधि बताई हैं वो व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए बताई हैं, वो सारी वृद्ध अपने ओल्ड एज पीपल के लिए और बच्चों के लिए वो व्याधि क्षमत्व बढ़ाती है, चाहे सब तरह के मतलब उसको बीमारी से दूर रखती है। जी डॉक्टर साहब इतनी चोखी जानकारी आपने आयुर्वेद के ऊपर दी है, तो डॉक्टर साहब आप ही जानना चाहा कि भाई आपने दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद को इस्तेमाल करें और जो समय चल रहे हो बीमे आपने बचाव के लिए आयुर्वेद बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहे हो या बीको काढ़ों का इस्तेमाल आप करें, तो 2 शब्द आपने दर्शकों के लिए। मैं तो अपने दर्शकों को आपके दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद अपनाएं, आयुर्वेद के साथ जिए, और सबसे बड़ी बात आप नेचर के साथ रिदम बना के अपने जीवन को ढालें तो आप पक्की बात है कि आप बीमार नहीं होंगे। मतलब सुबह जल्दी उठें, अपनी दिनचर्या का पालन करें, व्यायाम करें और अपनी भूख से मतलब अपनी भूख से आधा खाएं। जी अपना सभी नियम कायदों को अगर आप ध्यान रखा तो आप स्वस्थ रह सका। डॉक्टर साहब ते आया और इतनी चोखी जानकारी दी बी के लिए था को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज मैं चाला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम साहब।